2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद पुलिस को आज देर रात्रि चेकिंग के दौरान एटा चौराहे पर सफलता उस समय हाथ लगी जब शिकोहाबाद पुलिस चौराहे पर चेकिंग कर रही थी कि तभी अचानक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को शिकोहाबाद पुलिस ने देर रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया, जिनके कब्जे से चोरी के सामान भी बरामद किए गए हैं, जिसमें चोरी का लूटा हुआ मोबाइल, चोरी की बाइक, तमचा, जिंदा कारतूस भी मौके से पकड़े गए, जिनको शिकोहाबाद पुलिस ने जेल भेज दिया। वहीं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि अभी 6 अभियुक्त फरार है, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। शीघ्र ही फरार चोरों को भी पकड़कर जेल भेजा जाएगा। बर्तन की चोरी हुई थी, उसमें करीबन एक क्विंटल के बर्तन की पीतल के सामान की चोरी हो रखी थी। तो उसके लिए हमने अपनी टीम को पूरा तैयार किया और हमारे इसमें बहुत पूरी टीम ने एक अच्छे से काम किया। इसमें हमारे एक सिपाही हैं योगेंद्र, उन्होंने हमारा पूरा जो शुरुआत की उनकी जो खबर थी उसके पे हमने काम शुरू किया। तो इस पे हमें 3 जो गैंग था वो एक रामगढ़ के गैंग था, वहाँ पे उनकी मुखबिर पे सूचना पे उनको गैंग को पकड़ा। गैंग को पकड़ने के बाद हमको ये पता चला कि जो सामान ये लोग लाते थे, ये एक DCI में एक टैंकर गाड़ी थी, उस पर ये लोग रात में रेकी करते थे। यहाँ का एक शिकोहाबाद का एक लोकल एक है शानू नाम का एक व्यक्ति है जो ये यहाँ की रेकी करता था पूरी, उसने पूरी खबर इन लोग तक देता था। तो ये लोग रात में एक DCI में गाड़ी से लेके आते थे और जो भी चोरी के सामान लेते ये अंतर जनपदीय घटना कारित करते थे। इसमें ये अलीगढ़ गए, इन्होंने एक सामान मोनू यादव करके लड़का है जिसको बेचा, उसने उस सामान को कहीं और बेचा, जिसने उस सामान को पूरा गलाया। और गलाने के बाद जब हमारी टीम को ये पता चला, हमने मोनू यादव को गिरफ्तार किया और वहाँ से हमें ये पता चला कि सामान और आगे चांद मोहब्बत करके थे उनके पास था, उन्होंने सारा सामान हमको वापस किया। सर, कितने अपराधी पकड़े हैं, क्या क्या माल बरामद हुआ है? हमने 3 अपराधी पकड़े हैं जिन्होंने जिस घटना को किया था तो वो थे, और जिसने सामान को खरीदा था उसको भी हमने गिरफ्तार किया, मोनू यादव नाम के शख्स को। उसने इस चीज़ को ये माना है कि हमने इस चोरी का सामान था उसको खरीदा था। और कितने लोग फरार हैं इनके साथ? इसमें करीबन 5 लोग फरार हैं। यहाँ पे शिकोहाबाद का लोकल है, ये लड़का ये रेकी करता था, मेन इसका रोल नहीं था, ये रेकी करके इनको खबर देता था। कितना माल इनसे बरामद हुआ है, किस तरह का माल है? हाँ देखिए, 3 चोरी में अलग अलग से माल हमने बरामद किया है। तीनों चोरी जो थी इन्हीं गैंग के की जाती थी। तो हमारा जो बर्तन की चोरी थी उसमें करीबन हमने 120 किलो पीतल बरामद किया, और जो NRA की चोरी हुई थी वहाँ हमने जो चांदी का सामान कुछ चोरी हुआ था, तो चांदी का सामान हमने करीबन 700 ग्राम के अराउंड चांदी बरामद किया। और जो रमेश नगर की चोरी थी वहाँ पे करीबन 1 लाख की चोरी हुई थी, वो हमने 1 लाख रुपया कैश बरामद कर लिया इनसे। टोटल कितनी चोरियों का खुलासा हुआ है? इसमें 3 चोरियों का हमने खुलासा किया। ये तीनों चोरी एक ही गैंग से कारित की जाती है। रेडी पटरी के फुटनाथ के लघु व्यापारियों के सामूहिक संगठन लघु व्यापार एसोसिएशन से जुड़े लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रतीकात्मक रूप से रोड़ी बेलेवाला पिंक वेडिंग जोन प्रांगण में रेडी पटरी दिवस मनाया। 20 जनवरी 2004 को भारत सरकार द्वारा भारतवर्ष के रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय फेरी नीति की घोषणा की गई थी। तभी से नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया के आह्वान पर सभी लघु व्यापारी संगठन 20 जनवरी को ही रेडी पटरी दिवस मनाते चले आ रहे हैं। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा द्वारा 5 लघु व्यापारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए संगठन की ओर से शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने सभी रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा, अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लघु व्यापारियों को संगठित कर उनको जागरूक करना मेरा लक्ष्य है। उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन के निर्देशन में संयुक्त रूप से 2 वेडिंग जोन बनाए जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और सभी प्रस्तावित वेडिंग जोन बनाए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। उन्होंने जिला प्रशासन का आभार प्रकट करते हुए यह भी कहा कि रोड़ी बेलावाला में पिंक वेडिंग जोन स्थापित हुआ है, उससे तमाम महिला स्ट्रीट वेंडर्स में आत्मविश्वास और उत्साह का माहौल है। स्ट्रीट वेंडर्स दिवस के मौके पर सम्मानित हुए लघु व्यापारियों में वरिष्ठ लघु व्यापारी नेता मोहनलाल, बालकिशन कश्यप, महेंद्र सैनी, श्याम कुमार, सचिन राजपूत आदि शामिल रहे। संचालन प्रवक्ता राजेंद्र पाल ने किया। 20 जनवरी 2004 को भारतवर्ष के जितने भी रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर हैं, लघु व्यापारी हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए
स्वरोजगार की गारंटी के साथ में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फेरी नीति की घोषणा की गई थी, उसी दिन से लेकर आज तक पूरे भारतवर्ष के जितने भी रेहड़ी पटरी के संगठन हैं जो स्ट्रीट वेंडरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया नासवी के नेतृत्व में आज हम प्रतीकात्मक रूप से आज हमने ये वेंडर्स डे मनाया है। और आने वाले समय में हमारी ये कामना है कि जो भी सरकार चुन के आएगी और जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो भी राजनीतिक दल हमारी बात करेगा, अपने घोषणा पत्र में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को उत्थान करने की बात कहेगा, अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित करेगा, हम उसे वोट करने का काम करेंगे, उसकी सरकार उत्तराखंड में बनाने का काम करेंगे। और आज पूरे भारतवर्ष के अंदर 20 जनवरी को वेंडर्स डे मनाया जाता है। तो मेरी आपके माध्यम से तमाम उन रेहड़ी पटरी वालों को शुभकामना है कि वो लोग संगठित रहें और संगठित रहकर अपने अधिकारों को सुरक्षित करते हुए अपनी न्याय संगत मांगों को लेकर वो लोग संघर्ष करते रहें और राज्य के अंदर जो वेंडर एक्ट है, पत्र विक्रेता संरक्षण अधिनियम है, उसको लागू कराने के लिए प्रयास कर सकें और पुलिसिया उत्पीड़न और शोषण हमारे लघु व्यापारियों का ना हो। यही सब मांगों को लेकर आज हमने ये प्रतीकात्मक, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, हमने इसे कार्यक्रम को प्रतीकात्मक रूप से किया है ताकि किसी प्रकार से भी कोई चीज़ प्रभावित ना हो। और आज उन्हें आपके माध्यम से तमाम उन रेहड़ी पटरी वालों को शुभकामना है। आज वेंडर्स डे है, वेंडर्स डे के मौके पर यही शुभकामना है कि वो लोग संगठित रहें और संगठित रहकर अपनी मांगों को दोहराते रहें। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चर्चित वंदना अस्पताल में पार्टनरशिप को लेकर चल रहे विवाद के बीच गुरुवार की सुबह जमकर बवाल हो गया। इस दौरान अस्पताल के पार्टनर और भीड़ ने भवन संचालक के साथ जमकर मारपीट कर दी। भीड़ ने उनके सोने की चेन भी लूट ली। खास बात यह है कि भवन किराए का एग्रीमेंट का अनुबंध पूरा होने और उसे खाली कराने के लिए पुलिस को पहले ही सूचना दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में ले लिया और विवाद के बाद बवाल हो गया। आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर बल नहीं भेजा। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पूरी घटना होने के बाद पुलिस ने संजय जैन की तरफ से डॉक्टर विजय कुर्रे, सुरेश यादव, तुलाराम पात्रे, सागर बंजारे, विनोद बंजारा के खिलाफ धारा 294, 323, 147, 506 के तहत मामला दर्ज किया है। मंगला चौक निवासी संजय जैन की महावीर पैलेस के नाम भवन है। उन्होंने बताया कि भवन में वंदना अस्पताल के संचालक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके को किराए पर दिया था। उनके बीच अनुबंध जनवरी 2019 में हुआ था। तब डॉक्टर चंद्रशेखर उइके के साथ डॉक्टर विजय कुरे और डॉक्टर राजेश्वरी उदेबी इनके पार्टनर के रूप में सामने आए। एग्रीमेंट में उनके भी नाम उल्लेख है। एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार उन्होंने एग्रीमेंट की शर्त 7 के अनुसार 3 माह का नोटिस देकर भवन खाली कराने को कहा। गुरुवार को 3 माह का नोटिस पीरियड खत्म होने पर गुरुवार की सुबह भवन मालिक संजय जैन ने भवन के सामने अस्पताल को आगामी 10 दिनों के लिए बंद करने का फ्लैक्स लगा दिया और ताला बंद कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही डॉक्टर विजय और डॉक्टर राजेश्वरी के साथ समुदाय विशेष के लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई और संजय जैन को बुलाकर हंगामा मचाने लगे। इस दौरान उनके साथ झूमा झटकी व हाथापाई करते हुए जमकर मारपीट भी की गई। संजय जैन ने सोने की चैन छीनने का भी आरोप लगाया है। अब मामला सिविल लाइन थाने पहुंच गया है। संजय ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। संजय जैन ने बताया कि उन्होंने भवन के एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार 3 माह का समय पूरा होने की जानकारी सिविल लाइन थाने के साथ ही एसपी ऑफिस में भी दी थी। इसके बाद भी पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आरोप है कि पुलिस समय पर पहुंच जाती या उसके पत्र पर बल मुहैया कराती तो उस पर हमला नहीं होता, लेकिन पुलिस ने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया। बताया जा रहा है कि वंदना अस्पताल में पार्टनरशिप को लेकर विवाद चल रहा है। अस्पताल के 3 पार्टनर डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, डॉक्टर विजय कुर्रे और डॉक्टर राजेश्वरी उद्देश्य के बीच आपसी विवाद है। इस विवाद में डॉक्टर विजय और डॉक्टर राजेश्वरी साथ है और डॉक्टर उइके अलग है। इधर अस्पताल के दूसरे पार्टनर डॉक्टर विजय कुर्रे और राजेश्वरी ने पुलिस को बताया कि भवन किराए का एग्रीमेंट 5 साल के लिए है। एग्रीमेंट के अनुसार उन्हें वर्ष 2024 में भवन खाली करना है, लेकिन भवन मालिक अचानक अस्पताल खाली करने के लिए नोटिस दे दिया है। ऐसे में अस्पताल को कैसे बंद किया जा सकता है? उनका आरोप है कि उनके पार्टनर डॉक्टर चंद्रशेखर उइके भवन मालिक के साथ मिलकर अस्पताल को बंद कराने के लिए साजिश कर रहे हैं। मैंने अपना भवन वंदना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाले 3 डॉक्टरों को किराए से दिया था। उसमें बकायदा अनुबंध हुआ। अनुबंध में लिखा हुआ था कि 90 दिन पूर्व नोटिस देकर वो भी खाली कर जा सकते हैं, मैं भी खाली करा सकता हूँ। उसके लिए कोई किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मैंने 3 महीने पूर्व उनको नोटिस दिया था। आज 92 दिन पूर्व होने के बाद एक उन्हीं के डॉक्टर ने, प्रथम भागीदार ने मुझे बिल्डिंग में ताला डालकर चाबी सौंपी और बाकी के 2 डॉक्टर बाद में आए और पूरे अपने सामाजिक लोगों को लेकर आए और भीड़ इकट्ठा करके मुझे बुलाया बातचीत के लिए और मेरे साथ धड़ाधड़ मारपीट चालू कर दी, जिसमें मैं बहुत आहत हुआ हूं। मेरे कान का पर्दा फट गया है और मेरी सोने की चेन लूट ली गई है। और उसके बाद फिर मैं सिविल लाइन थाने आकर यहाँ अपनी रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूँ।
चूरू जिले के तारानगर में अखिल भारतीय किसान सभा व संयुक्त मोर्चा ने उपखंड कार्यालय में किसानों की जमीन कुर्क व नीलामी रोकने हेतु धरना दिया है। कॉमरेड निर्मल प्रजापत ने बताया कि किसानों की जमीनों की कुर्की के आदेश पिछले दिनों जारी हुए, जिनके बारे में हमने पड़ताल की तो पता चला कि जिन किसानों ने अपना ऋण जमा करा दिया, बैंक में लेन देन कर रहे हैं, कई किसानों ने अपना डिफॉल्टर अकाउंट सही करवा लिया तथा बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी जमीन पर कुर्की और नीलामी का नोटिस एसडीएम कार्यालय से रोड़ा एक्ट के तहत जारी हुआ है। प्रजापत ने बताया कि नीलामी व कुर्की की प्रक्रिया को नहीं रोकी जाती है तो हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। हम रात को भी पड़ाव डालकर बैठेंगे। वहीं इस धरने में निर्मल कुमार, रामस्वरूप सहारण, चिमना राम फाडर, विक्रम सोनी, पूर्णाराम सरावक, गणपत राम, शिवकरण आदि उपस्थित रहे। एसडीएम कार्यालय में किसानों की जमीन की कुर्की और नीलामी के नोटिस पिछले दिनों जारी हुए, जिनके बारे में हमने पड़ताल की और उसके बाद में ये पता चला कि जिन किसानों ने अपना ऋण जमा करवा दिया, बैंक में लेन देन कर रहे हैं, जिन्होंने अपना डिफाल्टर के सीसी अकाउंट है वो सही करवा लिया, उनके भी जारी कर दिए। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी ज़मीन के ऊपर भी कुर्की और नीलामी का नोटिस एसडीएम कार्यालय से रोड़ा एक्ट के तहत जारी हुआ है, जिसके खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में आज यहाँ प्रदर्शन किया गया। कल अल्टीमेटम दिया गया था, अगर जो नीलामी और कुर्की की प्रक्रिया शुरू हुई है वो अगर नहीं रोकी जाती है तो हमारा धरना है वो लगातार जारी रहेगा। रात को भी यहाँ पड़ाव डाल के बैठेंगे। जिला मुख्यालय बेमेतरा के साजा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गाड़ाडीह, जहां पर संचालित धान खरीदी केंद्र में आज दिनांक 20 जनवरी तक 57,179 क्विंटल धान की खरीद कर ली गई है और 40,000 कट्टा धान खरीद करना बाकी है, लेकिन धान का परिवहन नहीं होने के चलते धान सोसाइटी में धान जाम पड़ा हुआ है। वहीं अब तक 14,000 क्विंटल धान का परिवहन हुआ है। अगर समय पर परिवहन नहीं किया गया तो धान खरीदी स्थगित करना पड़ सकता है। उक्त जानकारी हमें वहां के समिति प्रबंधक जीवन सिंह ठाकुर ने दी है। आज दिनांक तक 57,179 कुंटल 20 किलो धान खरीदी हो चुका है, जिसमें मात्र 14,000 कुंटल का परिवहन हुआ है, 42,000 कुंटल परिवहन हेतु शेष है और अभी मेरे को 40,000 कट्टा धान और किसानों का खरीदी करना बाकी है और मात्र 6 दिन समय है मेरे पास। समय पे परिवहन नहीं होने के कारण धान खरीदी बंद करनी पड़ सकती है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विद्युत वितरण विभाग की मनमानी से इन दिनों जिले के अधिकांश उपभोक्ता खासे परेशान हैं। कई महीने तक मीटर रीडिंग नहीं हो रही है। इसके बाद भी अनाप शनाप बिजली बिल भेजा जा रहा है। सुधार के लिए उपभोक्ता बिजली ऑफिस के चक्कर लगाने को मजबूर है। उपभोक्ताओं को ऑफिस पहुंचने पर जिम्मेदार अधिकारी के नहीं मिलने से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों की छुट्टी पर होने के कारण लोगों का काम होना तो दूर, कोई उनका दुखड़ा सुनने वाला तक नहीं मिल रहा। बिजली बिल में गड़बड़ी की उपभोक्ताओं की यह परेशानी लंबी समय से बनी हुई है। शहर व ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की एक जैसी शिकायत है। कई महीने बाद अचानक रीडिंग दिखाकर अनाप शनाप बिजली बिल भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है, जो उपभोक्ताओं की समझ से परे है। बिजली बिल को देखकर उपभोक्ताओं का माथा ठनका हुआ है। विभाग के कई दावे के बावजूद व्यवस्था में सुधार नजर नहीं आ रहा है। बिजली का बिल में लगातार गलत रीडिंग, बिजली बिल ज्यादा की शिकायत लेकर उपभोक्ता बिजली ऑफिस पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिल रहा है। केवल एक बाबू ही लगभग 12,000 उपभोक्ता को किस तरह समझा रहा है, लेकिन वह भी समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा संबंधित बाबू सभी की समस्या भी नहीं सुन पा रहा है। विद्यानगर निवासी सोहेल शर्मा ने बताया कि इनके पास इस माह एक तो बिजली की गलती से ज्यादा बिल के अलावा सिक्योरिटी चार्ज जुड़कर आया है, जिससे बिजली का बिल मिलते ही इनके होश उड़ गए हैं और वे सुधरवाने बिजली ऑफिस पहुंच रहे हैं। ऑफिस में लोगों को जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। अपनी समस्या लेकर बिजली ऑफिस पहुंचे और भी उपभोक्ताओं को इससे काफी परेशानी हो रही है।
विभाग जिले में मीटर रीडिंग का काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से करता है। ठेका माध्यम से मीटर रीडिंग व बिल वितरण का काम किया जाता है। बिजली बिल में गड़बड़ी का मुख्य कारण हर महीने रेगुलर मीटर रीडिंग नहीं होना है। मीटर रीडरों की मनमानी के कारण इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। विभाग के मॉनिटरिंग के अभाव में मीटर रीडरों की मनमानी जारी है। इसका खामियाजा सामान्य बिजली उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है। जी बताएंगे क्या समस्या हो रही है आपको, बिजली बिल क्या कितना आ रहा है, कितना पटाना पड़ रहा है, कि क्या परेशानी हो रही है? तकरीबन पिछले 5 महीने से मेरे घर की रीडिंग और मीटर जो बिल आ रही है, बिजली बिल का जो आ रहा है उसमें समानता नहीं है। हर बार रीडिंग अलग है, बिल अलग है। इसकी शिकायत कर चुका हूँ, उसके बाद भी किसी अधिकारी द्वारा इस पर कोई विशेष जानकारी या विशेष कार्रवाई नहीं किया गया है। सिंगल फेस है, 3 फेस है, क्या है और क्या यूज़ करते हैं? सिंगल फेस है, घर का है, ज़्यादा कोई लोड है नहीं, भाई नॉर्मल घर में रहता है, टीवी फ्रिज वगैरह बस वही सब है। लगभग महीने के कितने बिल आ जा रहे हैं? लगभग महीने के 3 से 3.5 हज़ार एक्स्ट्रा बिल आ जा रहे हैं। पहले कितने आते थे? पहले 1500, 1000 से 1500। अभी क्या यानी अभी क्या शिकायत है आपकी? अभी शिकायत मेरी यही है कि इसमें उचित कार्रवाई हो। जिस कंपनी जिस ठेके को इसको दिया गया है, रीडिंग इसकी बराबर हो, ताकि किसी ग्राहक को परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिजली विभाग में इसकी मैंने लगभग 3 बार शिकायत कर दी है। तो क्या आश्वासन मिला वहाँ से? बस टाल मटोल देखते हैं, करते हैं। आपका परिचय? मुकेश दुबे मेरा नाम है, विद्यानगर निवासी। लगातार से बिजली बिल में शिकायतें मिल रही हैं कि बिजली बिल ज़्यादा आ रहा, खपत कम हो रही है, इस संबंध में? वैसे तो हमारे यहाँ स्मार्ट बिलिंग के माध्यम से बिजली बिल की जो रीडिंग और बिलिंग का कार्य जो है स्मार्ट बिल के माध्यम से किया जा रहा है। हमारे जो रीडर्स हैं वो घर घर जाते हैं और वहाँ पर स्पॉट में ही रीडिंग के आधार पे बिल दिया जा रहा है। यदि किसी प्रकार की भी शिकायत प्राप्त ऐसे मुझे शिकायत प्राप्त नहीं हुए हैं और जोन स्तर पे मैं और पता करता हूँ किसी का बिल का प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट जो है मोर बिजली ऐप एक मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से तुरंत आप घर बैठे ही कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। उसका निराकरण तत्काल किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झांसी के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आज पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया गया, तो वहीं किन्नरों को सम्मानित करते हुए मतदाता जागरूकता के लिए कमान सौंपी गई। गुरुवार को झांसी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व वरिष्ठ पुलिस उप अधीक्षक शिव हरि मीणा ने मऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत पोलिंग बूथों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने मऊरानीपुर तहसील सभागार में तहसील क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक कर मऊरानीपुर क्षेत्र के किन्नरों को सम्मानित करते हुए घर घर जाकर मतदाता जागरूकता की जिम्मेदारी दी, जिसके बाद सम्मान पाकर वे काफी खुश दिखाई दिए और दी गई जिम्मेदारी को 100% पूरा करने की बात कही। आज आपको जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया है, क्या कैसा लग रहा है और क्या कहा है उन्होंने आपको? आदरणीय महोदय, मुझे बहुत खुशी की बात हुई कि मैं आज हमें एसडीएम साहब ने बुलाया है और सम्मान दिया है। आज मुझे बहुत खुशी की बात है और हमेशा यही आते, मैं गांव-गांव घर-घर जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि सभी मतदान आ चुका है, सभी अपने 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं सभी लोग मतदान करें, घर-घर जाके। मतलब आप लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए कहा गया है? जी हाँ। कैसा लग रहा है आप लोग? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी सोचते हैं कि हमें समाज में लाया गया है और हमें कितनी खुशी की बात है कि हमें एसडीएम साहब तक आने का और हमारे झांसी का नाम हो, मऊरानीपुर का भी नाम हो। क्या आदेश निर्देश दिए? आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत मेरे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साथ में हैं, उनके द्वारा तहसील मऊरानीपुर है, इनका क्षेत्रीय भ्रमण किया गया है। भ्रमण के दौरान आदर्श बूथ, क्रिटिकल बूथ, वल्नरेबल बूथ, कम वैक्सीनेशन वाले गांव या एमपी से बॉर्डर लगते हैं, बॉर्डर का एक गांव, बॉर्डर का चेक पोस्ट, बॉर्डर का घाट, बॉर्डर के बूथ, ये सब का भ्रमण किया गया है। और इसके बाद अभी हम लोग तहसील परिसर में हैं, यहाँ अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है। विशेषकर इसी चीज़ पे फोकस दिया गया कि 100% वैक्सीनेशन हो और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिए जो भी व्यवस्थाएं की जानी हैं, चाहे कानून व्यवस्था संबंधी व्यवस्था हो या इलेक्शन को अच्छे से करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं हैं, उस पर चर्चा की गई। आपके द्वारा किन्नरों को सम्मान किया है, उनको क्या दिशा निर्देश दिए, किन कारणों से सम्मान? देखिए, यहाँ स्वीप यानी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ की स्वीप आइकन है, कृष्णा पटेल नाम है, माउंटेनियर भी हैं और गाना भी गाती हैं, उनको सम्मानित किया गया है। और इस तहसील में पूर्व में भी अधिकारियों द्वारा
जो दिव्यांग वोटर हैं या जो 100 साल से ऊपर के वोटर हैं, 100 साल के ऊपर को हम लोग विशेष तरीके से सम्मानित किया गया है। आज हम लोगों ने ट्रांसजेंडर वोटर को सम्मानित किया, जिससे कि उनको एक अपना स्वाभिमान की भावना जगे और 100% मतदान करें। साथ ही इस तहसील के अधिकारियों द्वारा, विशेषकर उप जिलाधिकारी द्वारा, आप देख रहे हैं कि वोटर्स वाटिका बनाया गया है। वो भी लोगों को मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए, या दुकानदारों के माध्यम से जो सामान बेचे जाते हैं, चाहे तेल का पैकेट हो, आटे का हो या अन्य चीज़ का पैकेट हो, उस पैकेट पे वोटर अपील का स्टिकर लगाया गया है, ताकि ये सामान के माध्यम से घर घर जाए और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक हो और बड़ी संख्या में आकर मतदान करें। सर, सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चित सर आपका एक गाना चल रहा है, सर जी, वो इसलिए है कि अभी कोविड के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत हम लोग कोई भी ऐसा कार्य जिसमें भीड़ जमा हो वो नहीं करना चाहते हैं। साथ ही हमें मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी करना है, तो इसलिए गाने के माध्यम से किया गया है, ताकि गाने के म्यूजिक से लोगों का इंटरटेनमेंट भी हो, मतदाता जागरण भी हो और लोगों को एक जगह जमा भी नहीं होना पड़े। उसे बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर ने गाया है और लोग पसंद कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। हम इसके माध्यम से अपील करते हैं कि आपको गाना जितना ज़्यादा पसंद हो उतनी ही बड़ी संख्या में आकर वोट करें। धन्यवाद। आपको बता दें कि आज हमारे द्वारा डीएम साहब के द्वारा मऊरानीपुर तहसील और थानों का भ्रमण किया गया है, जिसमें जितने भी वनरेबल क्रिटिकल बूथ हैं उनको चेक किया गया है। वनरेबल पर्सन और फैक्टरों से बात करी गई है। जो प्रिवेंटिव एक्शन हमारे थानों ने किया है उसकी समीक्षा की गई है। साथ ही साथ आदेश निर्देश इनको जारी किए गए हैं कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के थाने हैं, गांव हैं, उनसे वार्ता कर ले। साथ ही साथ चेकिंग फ्रिस्किंग सुनिश्चित करवाएं और किसी भी स्थिति में जो लोग शांति भंग करने का प्रयास भी कर सकते हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा ली जाए। प्रसूता सहायता का लाभ पहुंचाने में की गई लापरवाही पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधा संज्ञान लिया। 23 माह तक एक महिला को प्रसूता सहायता न देने के मामले में 2 क्लर्क, 2 लेखापाल और बीपीएम घेरे में आ गए। इन सभी पर कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही और अनदेखी का यह जीता जागता उदाहरण है। इसमें एक महिला 23 माह से सिविल सर्जन, सीएमएचओ और क्लर्क के चक्कर लगाती रही, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। थक हार कर जब उसने सीएम हेल्पलाइन लगाई तो इस पर सीधा मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया। जैसे ही मामला समाधान ऑनलाइन पर पहुंचा तो स्वास्थ्य अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। इस मामले में क्लर्क, लेखापाल और बीपीएम पर कार्रवाई की गई, जबकि सीएम हेल्पलाइन का निराकरण न होने के मामले में जिम्मेदार विभाग के मुखिया होते हैं, उन्हें पूरी तरह बचा लिया गया है। क्या है मामला? दरअसल आरोन निवासी मनोज शर्मा की पत्नी की डिलीवरी नवंबर 2019 में जिला अस्पताल के मैटरनिटी विंग में हुई थी। कायदे से उसे 15 से 20 दिन में प्रसूता सहायता के 16,000 रुपए की राशि मिलनी थी, लेकिन 23 माह तक उसे यह सहायता राशि नहीं मिली। सिविल सर्जन, सीएमएचओ और आरोन ब्लॉक के ऑफिसरों से भी गुहार लगाई, लेकिन अनसुना कर दिया गया। उसने जनवरी 2022 में सीएम हेल्पलाइन लगा दी, इसकी सुनवाई भी नहीं की गई, मामला लंबित रहा। इसे सीएम ने संज्ञान में लिया, तब जाकर उसे आनन फानन में सहायता मिली। कौन कहते हैं जिम्मेदार? क्लर्क, लेखापाल के अलावा सीएम हेल्पलाइन की सुनवाई को लेकर स्वास्थ्य विभाग में जिला प्रभारी भी बनाए गए हैं। अगर शिकायत का निराकरण नहीं होता है तो सिविल सर्जन, सीएमएचओ को मामले को देखना था, लेकिन अनदेखी की गई। इस वजह से निराकरण लंबित रहा तो सीएम ने जमकर स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगाई। सिविल सर्जन डॉक्टर हर्षवर्धन जैन ने बताया कि महिला के पति मनोज शर्मा निवासी आरोन ने शिकायत की थी कि उसे प्रसूता सहायता का लाभ नहीं मिला। मामला समाधान ऑनलाइन में सिलेक्ट हुआ तो इस मामले में लापरवाह क्लर्क महेंद्र जाटव को निलंबित किया। वहीं सीएम हेल्पलाइन समिति के सदस्य जयवीर सिंह रघुवंशी की एक वेतन वृद्धि रोकी गई है। वहीं नेशनल हेल्थ मिशन के लेखापाल विकास मंगल का वेतन राजसात किया है। आरोन ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर केपी सिंह और ब्लॉक अकाउंट मैनेजर नरेंद्र शर्मा की वेतन वृद्धि रोकी है। अंचल में चल रहे पंचायत उपचुनाव के बीच मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम भनेसर में जहरीली शराब पीने से युवक की मौत होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 28 वर्षीय दल्हापोड़ी निवासी अजय निर्मलकर पेशे से ड्राइवर था, जो बीते 4 महीनों से ग्राम भनेसर में देवलाल टंडन के मकान में रहता था। इस बीच गुरुवार को मकान मालिक का 20 वर्षीय बेटा द्रविण टंडन और अजय निर्मलकर ने घर के सामने देशी शराब की 2 बोतल शराब मिली, जिसे दोनों हिंद एनर्जी कोल के बगल में जाकर पीने लगे। इस बीच शराब पीते ही दोनों की तबियत बिगड़ने लगी, जिन्हें तड़पता देख वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने उनके परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दोनों को
मस्तूरी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सिम्स हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां पहुंचने के चंद घंटों के बाद ही अजय निर्मलकर की मौत हो गई। तो वहीं द्रविड़ टंडन को बेहतर इलाज के लिए परिजनों द्वारा स्वास्थ्य हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां उसका सघन उपचार चल रहा है। इधर गांव में जहरीली शराब के सेवन से मौत की सूचना ने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया है। तो वहीं स्थानीय स्तर पर पुलिसिया जांच शुरू कर दी गई है। चुनावी पार्टी तो नहीं बनी मौत की वजह। सूत्रों की माने तो सरपंच पद के लिए ग्राम भनेसर में उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही गांव में जमकर पार्टी चल रही थी। 4 प्रत्याशियों के बीच एक कुर्सी की दौड़ में ग्रामीणों की हर फरमाइश पर जमकर खर्चा किया जा रहा था। चूंकि गुरुवार सुबह से वोटिंग थी, तो बुधवार को भी गांव के हर वर्गों को रुझाने प्रत्याशियों द्वारा जोर आजमाइश की जा रही थी। इस बीच घायलों ने उसी पार्टी का हिस्सा समझकर घर के पास रखे शराब का सेवन कर लिया, जिससे एक की मौत हो गई, तो वहीं दूसरा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मौके पर पहुंचे बिलासपुर एडिशनल एसपी रोहित झा थाना प्रभारी को बारीकी से जांच करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में तरह तरह की बातें सामने आ रही है। ऐसे में पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि जहरीली शराब के पीछे की वास्तविक कहानी क्या है। पुलिस सहायता केंद्र सिम्स से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति ग्राम भनेसर के 2 व्यक्ति आज सुबह 6 से 7 बजे के करीब जहरीली शराब सेवन कर गंभीर अवस्था में सिम्स अस्पताल आए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति अजय निर्मलकर की मृत्यु हो चुकी है। दूसरा व्यक्ति द्रविड़ टंडन जो अभी स्वास्थ्य अस्पताल तोरवा में इलाजरत है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर तस्दीक की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो भी कारण होगा अभी स्पष्ट नहीं है, जांच उपरांत स्पष्ट हो जाएगी। नहीं, रात में पेट्रोलिंग पार्टी पेट्रोलिंग कर रही थी, ऐसा कोई सूचना नहीं है। पूरे गांव वालों से पूछताछ किया गया है। 2 मोहल्ले हैं, दोनों मोहल्ले से पूछताछ किया गया है। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। ये जो शराब की जो बात आ रही है, उसी के घर की ही बात घर के सामने रखी गई कि पता चला है। अन्य और किसी भी ग्रामीणों के घर के आसपास या किसी ग्रामीणों को कोई शराब वितरण नहीं हुआ। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने आज शहर में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने नेशनल हाईवे 49 गुरु नानक चौक से जगमल चौक तक 4 लेन सड़क चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कार्य की धीमी गति पर गहरी नाराजगी जताई। मौके पर नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के बीच समन्वय को लेकर आ रही दिक्कतों का निराकरण किया। कलेक्टर ने कार्य को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अरपा नदी में बनाए जा रहे पचरी घाट एवं शिव घाट बैराज निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी द्वारा नेशनल हाईवे क्रमांक 49 में गुरु नानक चौक से जगमल चौक तक 5,25,66,000 की लागत से 1 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस कार्य में पेयजल आपूर्ति के लिए बनाई गई पाइपलाइन बीच में आने से कार्य प्रभावित हो रहा था। कलेक्टर ने कार्य की धीमी गति पर गहरी नाराजगी जताई। मौके पर उपस्थित नगर निगम एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों एवं तकनीकी कर्मचारियों द्वारा कार्य में आने वाली बाधाओं की जानकारी कलेक्टर को दी गई। मौके पर ही दोनों विभाग के बीच समन्वय को लेकर आ रही दिक्कतों का निराकरण किया गया। कलेक्टर ने इस कार्य को पूरी गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके पश्चात कलेक्टर ने पचरी घाट एवं शिव घाट बैराज का भी निरीक्षण किया। ज्ञात हो कि कलेक्टर दोनों बैराज का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं एवं उनके द्वारा निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली जा रही है। मौके पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने कलेक्टर को बताया कि बैराज निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। 100 करोड़ की लागत से दोनों बैराज तैयार किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने हर हाल में जून 2022 तक बैराज का काम पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने कार्यस्थल का बारीकी से गहन निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गति पर संतोष जताया। ड्रेनेज पाइपलाइन के संबंध में आ रही दिक्कतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से कहा कि कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। पर पहुंचेंगे किस तरह के दिशा निर्देश दें, क्या कुछ खामियां पाई गई? इसमें शिव घाट और पचरी घाट माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं और बिलासपुर शहर के लिए 2 प्रमुख योजनाएं जिनका काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है और मेरा समय समय पर दोनों ही घाट का निरीक्षण लगातार होता रहा है और उसी क्रम में आज लास्ट टाइम जो काम चल रहा था उसमें प्रगति कितनी आ गई है उसको देखने के लिए मेरा आज दौरा था। काम समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता से किया जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जून तक हम ये दोनों जो बराजेज हैं उनको पूर्ण कर देंगे। ठीक। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
आपके 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।